हेलो दोस्तों। जो लोग भी बीपीएससी ऑडिटर का जो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए कुछ टॉपिक को हम लोग सिलेक्ट किए हैं जो कि बोर्ड के द्वारा पूछा जा सकता है। और आप लोग जो है इन टॉपिक को देख लीजिएगा, जिनका इकोनॉमिक ऑप्शनल है, ठीक है, और जिनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल नहीं भी है, फिर भी ये जो है जनरल टॉपिक को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप ऑडिटर के बनने के लिए आप जो है अगर आप लोग ऑडिटर बनने जा रहे हैं तो इन चीजों को आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीज क्या है, सबसे पहला देखते हैं जीडीपी। ठीक है, जीडीपी को हम लोग 9-10 क्लास से 11 की क्लास से ही हम सुन रहे हैं, इसको काफी दिनों से सुन रहे हैं। लेकिन इस पे जो है एक बेसिक डेफिनेशन याद रखिएगा कि जीडीपी क्या होता है। तो आइए जीडीपी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है, इसका क्या महत्व है। इन तमाम प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और जीडीपी जो है आपका किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और जीडीपी जो है, आइए उनको देखते हैं। ठीक है, जीडीपी क्या होता है। मान लीजिए किसी भी अर्थव्यवस्था में, मान लीजिए किसी देश की बाउंड्री के अंदर, क्लियर है, एक निश्चित टाइम पीरियड भी एक निश्चित होना चाहिए। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित टाइम पीरियड के या जोग्राफिकल एरिया के अंदर गैर वासी और निवासी, मतलब जो इंडियन सिटीजन है और जो इंडियन सिटीजन नहीं है, जो फॉरेन लोग भी इस एरिया पे काम कर रहे हैं, उनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, जीडीपी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जीडीपी। जैसे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान निवासी और गैर निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी कहते हैं। ये हो गया हमारा जीडीपी। फिर यही नेशनल इनकम क्या हो गया, राष्ट्रीय आय क्या होता है, हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय आय को समझने से पहले हम लोग जीडीपी को समझ लिए और इसका डिफिनेशन को देखते हैं कि अगर एग्जाम जो बोर्ड मेंबर आपसे अगर पूछें कि नेशनल इनकम से आप क्या समझते हैं, तो आप वहां पे अपनी बातों को रखेंगे सरल शब्दों में। जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान, किसी भी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, मान लीजिए अर्थव्यवस्था है, एक वर्ष के दौरान, ठीक है, एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। देखिए इसमें अर्थव्यवस्था यूज किया गया है, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था, और इसमें क्या ज्योग्राफिकल एरिया, आप अपने बाउंड्री के अंदर जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, जीडीपी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जीडीपी हो गया। और एक अर्थव्यवस्था के अंदर एक वर्ष में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का हम उत्पादन कर रहे हैं, उसका मौद्रिक मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब आते हैं जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा, बोर्ड मेंबर के द्वारा पूछा जा सकता है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हो गया, तो इसमें क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जो जीएनपी, ठीक है, आइए इनको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। जीडीपी देख लिए, राष्ट्रीय सकल उत्पाद। हाँ, किसी अर्थव्यवस्था के एक वर्ष के दौरान देश के निवासियों द्वारा घरेलू क्षेत्र में और विदेशी क्षेत्र में, देखिए जीएनपी में क्या होता है, मान लो इंडियन सिटीजन है तो इंडिया में कमा रहा है, अब फॉरेन में जाके भी जो कमा रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे, क्लियर है। विदेशी क्षेत्र में प्राप्त आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद करते हैं। जो इंडियन सिटीजन के द्वारा चाहे अपने देश में या देश के बाहर कहीं भी अर्न कर रहा है, तो उसके जो मौद्रिक मूल्य को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद करते हैं। और मान लीजिए इंडिया में जो नॉन सिटीजन है, उसके द्वारा जो उत्पादन हो रहा है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, क्लियर है। जैसे कि इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बाहर से हम लोग कर रहे हैं, उसको ऐड करेंगे, और एक्सपोर्ट मतलब जो बाहर जा रहा है इनकम, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा जीएनपी। नेक्स्ट मुद्दे पे मूव करेंगे हम लोग, डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। देखिए अभी 2000 का नोट को जो है ना चलन से बाहर कर दिया गया है। अगर आपके पास 2000 का नोट है तो 30 सितंबर तक आप जो है बैंकों में जमा करवा सकते हैं और उसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसका अनाउंसमेंट कब किया गया था डिमोनेटाइजेशन को लेकर, कि 2000 नोट को कब जो है चलन से बाहर करने का घोषणा किया गया है। तो डेट याद रखिएगा 19 मई, क्योंकि रिसेंट मुद्दा है ये, और ये डेट भी पूछा जा सकता है। और हाँ, अभी जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में 2000 रुपये नोट को चलन से बाहर किए जाने की घोषणा की गई है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो आप क्या जवाब दोगे, कुछ होना चाहिए नॉलेज आपके पास। तो 19 मई को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान करते हुए कहा कि 23 मई से 30 सितंबर तक इन्हें बैंकों में जाकर जमा कराया जा सकता है और यह बदला जा सकता है। ये था डिमोनेटाइजेशन को, ये 19 मई याद रखिएगा, क्योंकि इसी दिन अनाउंस किया गया था। और 30 सितंबर तक आप बैंकों में जाके नोटों को बदल सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2000 की नोट कब जारी किया गया था, क्योंकि 2000 का नोट जो है आपका जो है आरबीआई एक्ट 1934, इसका जो सेक्शन था, इसका सेक्शन क्या था, सेक्शन था इसका
सेक्शन था 24(1) के तहत जो है नवंबर 2016 में जो है आपका 2000 का नोट को जारी किया गया था। और आपको पता ही है कि 8 नवंबर 2016 को 500 के नोट को और 1000 के नोट को, ठीक है, जो है का भी डिमोनेटाइजेशन किया गया था। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे, क्या प्रभाव पड़ता है इसका। देखिए 2000 नोट को वापस लेने का प्रभाव बताया, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अर्थव्यवस्था में। तो देखिए सबसे पहला फायदा देख लीजिए क्या होगा, नफा इसको बोलते हैं। फायदा क्या होगा, फायदा में ये होगा कि डिजिटल लेन देन बढ़ेगा। ठीक है, आपको बोर्ड को बताना है कि डिजिटल लेन देन जो है, डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ेगा। और क्या होगा, जाली मुद्रा, ठीक है, जाली मुद्रा पे रोक लगेगा, जाली मुद्रा, ठीक है, जो फेक मनी होता है। नुकसान क्या है इसका, नुकसान भी बताना होगा आपको। तो आर्थिक गतिविधियों पर इसका जो है असर पड़ेगा और नकदी का इस्तेमाल करने की संभावना कम होगी। अब देखते हैं कि विमुद्रीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है। जब 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपया नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया गया, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पे कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। सकारात्मक प्रभाव क्या है, इसमें डिजिटली लेन देन बढ़ा है, ठीक है, डिजिटली जो लेन देन है वो बढ़ा है, जाली नोटों का जो है उस पर रोक लगा है, ठीक है, और जो टैक्स का कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। नुकसान की बात की जाए तो इससे क्या हो गया, अर्थव्यवस्था में मांग में कमी हो गया, डिमांड में कमी हो गया, और जिससे अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा ठहराव आ गया। ये देख लेते हैं हम लोग डिमोनेटाइजेशन। अब देखते हैं डायरेक्ट टैक्स। देखिए डायरेक्ट टैक्स इसको बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स इसको बोलते हैं जिस पर लगाया जाए उसी को अदा करना होता है। देखिए सिंपल डेफिनेशन समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष कर उन करों को कहते हैं जिनके मौद्रिक बोझ को टाला नहीं जा सकता, अर्थात जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी को भुगतान करना होता है। प्रत्यक्ष कर यही होता है कि अगर मान लीजिए अमर नाम का व्यक्ति पर टैक्स लगा है तो अमर नाम का ही व्यक्ति देगा, ठीक है, अमर को ही देना होगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे हमारा इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सारा जो एग्जांपल है आपका हमारा डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। इसको ध्यान में रखिएगा, बोर्ड मेंबर के थ्रू पूछा जा सकता है, तो आप लोग जो है आंसर देने की स्थिति में रहेंगे। और जैसे कि इसका एग्जांपल है निगम टैक्स, इसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, निगम टैक्स। फिर क्या हो गया, और प्रॉपर्टी टैक्स और कैपिटल गेन, सारे जो है जिसपे लगा होता है उसी को देना होता है। फिर अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी देख लीजिए। तो अप्रत्यक्ष कर उन करों को कहते हैं जिनके मौद्रिक बोझ को टाला जाता है, अर्थात जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह अपने ग्राहकों से वसूलता है, जैसे कि जीएसटी, सीमा शुल्क और सेवा कर, सारे जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जैसे कि सीमा शुल्क, जीएसटी और क्या है आपका सेवा कर, सर्विस टैक्स। तो जिन पे लगाया जाता है वो क्या करते हैं, दूसरे से वसूलते हैं, फिर आपको कलेक्ट करके देते हैं। एक देख लेते हैं हम लोग सरचार्ज और सेस। सरचार्ज और सेस क्या होता है, काफी जो है न्यूज में भी रहता है, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए ये जो सेस होते हैं और सरचार्ज होते हैं ना, दोनों जो है स्पेसिफिक पर्पस के लिए सरकार के थ्रू जो है लगाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स को कलेक्ट किया जा सके स्पेसिफिक पर्पस के लिए। क्योंकि जब भी कोई सरकार जब किसी योजना को लॉन्च करती है उसको इसके लिए फंडिंग होना चाहिए, ठीक है, स्रोत होना चाहिए। तो सरकार क्या करती है, सरचार्ज और सेस के माध्यम से राजस्व का उगाही करती है। हम लोग देखते हैं सेस क्या है, मान लीजिए कि आपका इनकम है मान लीजिए 10,000 रुपया, ठीक है, उस पर टैक्स आपका बन गया 1,000 रुपया, आपको इतना टैक्स देना है, ठीक है, आपको क्या देना है, 10% टैक्स देना है, लेकिन सेस जो है 4% है। तो 1,000 पर जो है ना 4% निकालिए, 1,000 का 4% कितना हो जाएगा आपका, 1,000 का 4% हो जाएगा आपका 40 रुपया। तो आपको 1,040 रुपया पे करना है सेस के माध्यम से, क्लियर है। जो 4% जो कलेक्ट होगा, जो हम लोग निकालेंगे वो 1,000 का निकलेगा। फिर सरचार्ज क्या होता है, आइए देखते हैं। सरचार्ज जैसे मान लीजिए 10,000 आपका इनकम है, उस पर जो टैक्स का जो रेट हो गया 10,000 निकला, सॉरी 1,000 निकला, और सरचार्ज मान लीजिए है आपका 10%। तो इस पे आप सरचार्ज निकालो 10%, इसका कितना होगा 10%, तो 1,000 था पहले और इसका 10% हो गया 100, 1,100 हो गया। फिर 4% आपको सेस निकालना होगा, 4% सेस निकालोगे तो वो आ गया आपका सरचार्ज, क्लियर है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जीएसटी को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जीएसटी कहाँ लगाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी तो पता ही आपको कि इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये लगाया कहाँ जाता है। तो जीएसटी तब लगाया जाता है जब कोई ग्राहक कोई वस्तु खरीदता है। मान लीजिए हम किसी चीज को खरीद रहे हैं तो हमको जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, जीएसटी में कितने करों को समाहित किया गया है, कितने जीएसटी में कितने टैक्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। देखिए 17 कर को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें है उत्पादन शुल्क,
उत्पादन शुल्क हो गया, और सेवा कर, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, बिक्री कर और सीमा शुल्क, इन तमाम जो है महत्वपूर्ण करों को इसमें समाहित किया गया है। पेट्रोलियम पे अभी भी जो है आपका जीएसटी नहीं लगता है और शराब पे भी नहीं लगता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और नेक्स्ट मुद्दे को उठाएंगे। आप लोग जो भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपने इंटरव्यू के लिए, वो लोग अच्छे से कीजिए और हम लोग जो है ऐसे ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।